क्वेश्चन नंबर 9 है, दो बिंदुओं P, 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B और Q वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर B को मिलाने वाली रेखा को, एक पॉइंट P है आपका जिसमें 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B है और एक पॉइंट Q है वेक्टर A माइनस 3 इंटू वेक्टर B को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। बेटा देखें, ये P का स्थिति सदिश दिया है OP इज इक्वल टू 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B और Q का स्थिति सदिश OQ है वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर B। इसका हम एक छोटा सा फिगर आपको बना के दिखाते हैं। दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा, तो हम ये बना लेते हैं, यहां पर मैं बना लेता हूं P और यहां पर बना लेते हैं Q। दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा 1:2 के अनुपात में बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु R, इस रेखा को जो P और Q को मिलाती है, इस रेखा को एक बिंदु है जो बाह्यता विभाजित करता है 1:2 के अनुपात में, वो पॉइंट कितना है R। यहां पर हम मूल बिंदु O मान लेते हैं, यहां से इसको भी मिलाएंगे, यहां से इसको भी मिलाएंगे और यहां से इसको भी मिलाएंगे। क्या सारे सिंबल्स आपको याद हैं? OR का सिंबल क्या बनाते थे? वेक्टर R। OP का सिंबल वेक्टर B। OQ का सिंबल वेक्टर A बनाते थे। ठीक है, इसका मतलब आज OP यानी कि ये OP किसका काम करेगा? वेक्टर B का काम करेगा और OQ किसका काम करेगा? वेक्टर A का काम करेगा। पर ये ध्यान रखिए, ये वाला वेक्टर B हमने यहां नहीं लिखा है, ये हमने मान लिया है आपको बताने के लिए, क्योंकि आपने जब फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था वो इसी फॉर्मेट में आपने पढ़ा हुआ था, इसलिए हमने लिख दिया है इसको। अच्छा, और ये 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि PR जिसको आप M मानते थे उसकी वैल्यू कितनी है 1 और RQ जिसको आप N मानते थे इसकी वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें? खंड सूत्र बताइए। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला आपका आएगा वेक्टर OR या वेक्टर R इज इक्वल टू M इंटू वेक्टर A माइनस N इंटू वेक्टर B अपॉन M माइनस N। ये वाला फॉर्मूला लगेगा और सॉल्व होके आंसर आपका आ जाएगा। M की जगह पर क्या लेना है 1, वेक्टर A की जगह पर क्या लेना है इसको OQ को, तो 1 से मल्टीप्लाई OQ को करिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर B माइनस N को मल्टीप्लाई करिए वेक्टर B से, यानी कि 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4 वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B। माइनस क्यों? क्योंकि बाहर माइनस का निशान लगा हुआ है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। M माइनस N 1 माइनस 2, दिस इज वेक्टर R। वेक्टर A माइनस वेक्टर 4A माइनस 3 वेक्टर A माइनस 3B माइनस 2B माइनस 5 वेक्टर B अपॉन माइनस 1, देन वेक्टर R विल बी माइनस माइनस को क्या कर देगा प्लस, 3 वेक्टर A प्लस 5 वेक्टर B। आप देखिए वेक्टर R, इस तीसरे बिंदु R का स्थिति सदिश कितना निकल करके आया 3 वेक्टर A प्लस 5 वेक्टर B। आंसर देखें इसका आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक काम और आप इसमें करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन इसका और लिखा हुआ है अभी। वो क्वेश्चन क्या है? वो लिखा है यह भी दर्शाइए कि बिंदु P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। बिंदु P
रेखाखंड आर क्यू का मध्य बिंदु है। यह भी आपको शो करना है कि जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P आर क्यू का मध्य बिंदु है। चलिए उसके लिए मैं एक छोटा सा फिगर बना के आपको समझाता हूं कि जो P है वो आर क्यू का अगर मध्य बिंदु है उस वक्त क्या होगा। यहां पर मैंने बनाया R और इसको बनाया Q, और यहां पर हमने क्या बना लिया, P बना लिया। यहां पर हमने मूल बिंदु O कर दिया, ये OQ हो गया, ये OR हो गया और ये OP हो गया। अगर P QR का मध्य बिंदु होगा तो हम Q और R के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश निकालें तो वो बिंदु P के स्थिति सदिश के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आप खुद सोचिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यह भी दर्शाइए कि बिंदु P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। तो बेटा अगर P RQ का मध्य बिंदु होगा तो हम R और Q के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश निकालेंगे। और कौन सा बिंदु का स्थिति सदिश आना चाहिए, P का। तो अगर R और Q के मध्य बिंदु का हमने स्थिति सदिश निकाला और वो P के स्थिति सदिश के बराबर आ गया तो प्रूव हो जाएगा कि बिंदु P R Q का मध्य बिंदु है। तो हम R और Q के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश निकालेंगे पहले। अब R व Q के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं बता सकते हैं। मध्य बिंदु का स्थिति सदिश निकालते हैं वेक्टर OR प्लस वेक्टर OQ बाई 2। याद आया आपको। अच्छा OR की जगह पर क्या लिखेंगे, OR यानी कि वेक्टर R की वैल्यू, और वेक्टर R की वैल्यू कितनी आई है ये, उसके लिए 3 वेक्टर A प्लस 5 वेक्टर B। OQ की वैल्यू, OQ की वैल्यू A माइनस 3B, वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर B अपॉन 2। 3A प्लस A 4 वेक्टर A, 5B माइनस 3B 2 वेक्टर B अपॉन 2। दोनों में 2 से डिवाइड करिए तो ये आपको मिलेगा 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B। और देखिए बेटा 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B ये किसकी वैल्यू है, ये OP की वैल्यू है। इसका मतलब हमने क्या निकाला, हमने तो R और Q के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश निकाला था। ये किसका स्थिति सदिश मिल गया हमको, बिंदु P का। स्पष्ट है कि बिंदु P RQ का मध्य बिंदु है। अतः स्पष्ट है कि बिंदु P RQ का मध्य बिंदु है। बिंदु P RQ का मध्य बिंदु है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 पे आने वाले दोनों पार्ट्स हमने कैलकुलेट कर लिए। हमने R का स्थिति सदिश भी निकाला और हमने ये भी प्रूफ किया कि जो पॉइंट P है वो RQ का मिड पॉइंट होगा। ठीक है। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। गौर से देखिए मैं पढ़ता हूं। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप और i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप है। इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करिए और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए। तो यहां पर बेटा हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं जरा ऐसे। ये हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया ABC और ये D। इसकी दो संलग्न भुजाओं के स्थिति सदिश दिए गए हैं। तो हमने मान लिया एक स्थिति सदिश उसमें से AB का है और दूसरा स्थिति सदिश उसमें से AD का है। एक दिया गया है AB का स्थिति सदिश, वेक्टर AB दिया गया है जिसको हम वेक्टर A मान लेते हैं और इसकी वैल्यू दी गई है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप और दूसरा वेक्टर हमने कौन सा मान लिया AD, क्योंकि ये संलग्न भुजाओं की स्थिति सदिश है। सॉरी।
AD की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? AD को हम मान लेते हैं वेक्टर B, इसको वेक्टर A मान लिया और इसको मान लेते हैं वेक्टर B, ठीक। और वेक्टर B की वैल्यू कितनी होगी? I कैप माइनस 2J कैप माइनस 3K कैप। इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करिए। पहले तो इसको विकर्ण बना लो आप एक, ये इसका विकर्ण है। विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश चाहिए तो पहले विकर्ण निकालो आप। अगर बेटा ये वेक्टर B है तो ये कितना होगा? ये भी तो वेक्टर B होगा और विकर्ण को हम मान लेते हैं D। विकर्ण को हम कितना मान लेते हैं? D, डायगोनल। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले आपको विकर्ण निकालना पड़ेगा। विकर्ण को सदिश योग के नियम से निकालोगे तो आप देखो इस त्रिभुज में सदिश योग का नियम लगाइए तो वेक्टर AC किसके इक्वल होगा? वेक्टर AC इज इक्वल टू वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC। वेक्टर AC इज इक्वल टू वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC। वेक्टर AB की वैल्यू आप नोट कर दो सीधे। AC की जगह पर क्या लिखोगे? वेक्टर D, क्योंकि हमने इसको डायगोनल मान लिया है। वेक्टर AB की जगह AB की वैल्यू आप नोट कर दे और BC की जगह BC, और दोनों को क्या करना है फिर इसके बाद? जोड़ना है। तो डायरेक्ट जोड़ के लिख देते हैं। 2i और i जुड़ के कितने बने? 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 2j कैप माइनस 6j कैप प्लस 5k कैप माइनस 3k कैप प्लस 2k कैप। ये क्या आ गया? विकर्ण का सदिश आ गया। अभी हमने विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश चाहिए, देखिए, इसलिए विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश, ठीक है। तो विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश क्या होगा? उसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वेक्टर D अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर D। याद आया मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं? ये तो तरीका होता है हमारा। वेक्टर D की वैल्यू क्या है? आप इसको D कैप लिख सकते हो। वेक्टर D की वैल्यू है ये 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप अपॉन D का मॉड्यूलस कैसे निकालोगे? अंडर रूट i कैप के गुणांक का स्क्वायर, j कैप का गुणांक कितना है और इसका स्क्वायर करेंगे तो 36, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये 36 4 40 और 9 49, 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? और 7 इन सब के अलग अलग कर दो आप। 3/7 i कैप 6/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप। इस तरह से एक आंसर तो हमने बना लिया। क्या आंसर आ गया? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश हमने निकाल लिया। आप देखिए, इसके अलावा हमें इस क्वेश्चन में और एक काम करना है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आपको याद है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो क्या अब आप ये मुझे बताएं, आपके पास वेक्टर A है, आपके पास वेक्टर B है, क्या इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल पाएंगे आप? कैसे निकाला जाएगा? सारणिक बना करके, ठीक है। और उसके बाद जो आएगा उसका क्या करना होगा? मॉड्यूलस निकालना पड़ेगा, मापांक निकालना पड़ेगा उसका। आपको समझ आ रही बात? आंसर आ जाएगा। तो क्या ये आप कर सकते हैं? पहले भी कई बार किया है आपने, इसलिए मैं इसको नहीं करता हूं, ये आप अपने आप से करेंगे, इसको आप अपने आप से करिए और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें बताएंगे। तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, लेकिन उससे पहले प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है भैया, लिखा हुआ है दर्शाइए कि OX, OY एवं OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश OX, OY और OZ
ये तीन अच्छे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, इनके साथ बराबर झुका हुआ एक सदिश है। एक सदिश ऐसा है ओपी जो बराबर झुका हुआ है, मतलब जितना वो एक्स अक्ष के साथ एंगल बनाता है उतना ही एंगल उसका वाई अक्ष के साथ बनता है और उतना ही एंगल उसका जेड अक्ष के साथ बनता है। यह देखने में भले अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन एक ऐसा सदिश है जो एक्स वाई और जेड अक्षों से बराबर कोण बनाता है। तो अगर हमने अल्फा बीटा गामा माना हुआ है तो क्वेश्चन के मुताबिक अल्फा बीटा और गामा तीनों आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर आने चाहिए तीनों। अच्छा, उसकी दिक कोसाइंस आपको प्रूफ करनी है कि प्लस माइनस 1/√3, तीनों दिक कोसाइन उसकी प्लस माइनस 1/√3 आएंगी, ये प्रूफ करके दिखाना है। कोई बात नहीं है, अगर इनके कोण अल्फा बीटा और गामा हैं, ये वाई अक्ष से जो एंगल बनेगा वो बीटा होता है। अल्फा बीटा गामा, अगर अल्फा बीटा गामा हैं, माना सदिश ओपी ओ एक्स कॉमा ओ वाई व ओ जेड अक्षों के साथ कोण अल्फा कॉमा बीटा व गामा बनाता है। अगर इतना कोण बनाता है और प्रश्नानुसार ये तीनों एंगल आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। प्रश्न के अनुसार तीनों एंगल आपस में बराबर हैं। अगर सदिश ओपी ओ एक्स ओ वाई और जेड अक्षों के साथ इतने कोण बनाते हैं तो सदिश ओपी के दिक कोज्याएं क्या होंगी बताएं। इसलिए सदिश ओपी की दिक कोज्याएं, या आपको याद होगा डीसीज कहा जाता है शॉर्ट में इन्हें, क्या होंगी दिक कोज्याएं? L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, N इज इक्वल टू कॉस गामा। ये इनकी दिक कोज्याएं हो जाएंगी। अच्छा, दिक कोज्याओं में आपस में एक रिलेशन भी होता है। क्या रिलेशन होता है? हाँ, एक रिलेशन होता है L स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये तीनों एंगल बराबर हैं, इसलिए तीनों को हम मान लेते हैं थीटा। मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए L की जगह पर क्या लिखना है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कॉस स्क्वेयर अल्फा, कॉस स्क्वेयर बीटा, कॉस स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1। अब अल्फा बीटा और गामा सब एक दूसरे के इक्वल हैं, तो सबको हमने कितना मान लिया? थीटा। तो अल्फा बीटा गामा सब जगह पर क्या लिख दो? थीटा। कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। कितने कॉस स्क्वेयर थीटा हो गए इधर? 3, तो इधर हो गए 3 कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। देन कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1/3। अगर कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1/3 है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है। अब हमें तो सदिश की दिक कोज्याएं चाहिए, इसलिए सदिश ओपी की दिक कोज्याएं, दिक कोज्याएं। अभी आपने बताया कि दिक कोज्याएं उसकी कौन कौन सी हैं? एल, एम और एन। तो अगर एल निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या है? कॉस अल्फा। अब अल्फा की जगह पर हम क्या ले सकते हैं? थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है? प्लस माइनस 1/√3। तो सदिश ओपी की पहली दिक कोज्या कितनी आ गई? प्लस माइनस 1/√3। सदिश ओपी की दूसरी दिक कोज्या कॉस बीटा है, और बीटा किसके बराबर है? थीटा के बराबर। कॉस थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 1/√3। सिमिलरली एन विल बी इक्वल टू कॉस गामा, कॉस थीटा इट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो जो सदिश ओपी है, तीन दिक कोज्याएं होती हैं उसकी, एल, एम और एन,
और इस क्वेश्चन के मुताबिक उसकी तीनों दिक को ज्यादा देखो कितनी 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 है, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 है। नहीं समझ में आया आपको? तो सिद्ध हो गया। समझ आया कि नहीं आपको? आ गया। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम यहां पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए, बी और सी की कुछ वैल्यूज दी गई हैं। मैं लिख देता हूं, देखने से आपको पता लग जाएगी। आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर बी की वैल्यू है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। वेक्टर सी की वैल्यू है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी की वैल्यूज दी है। अब आगे का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एक ऐसा सदिश वेक्टर डी ज्ञात कीजिए जो ए और बी दोनों पर लंब है। एक ऐसा सदिश आपको वेक्टर डी ज्ञात करना है जो ए और बी दोनों पर लंब है। तो माना सदिश, या तो फिर आप एक ऐसा काम कर लीजिए, आपको एक ऐसा सदिश वेक्टर डी ज्ञात करना है। कैसा होना चाहिए कि वो ए और बी दोनों पर लंब हो। बेटा अगर ए और डी पर लंब है तो ए इज परपेंडिकुलर टू क्या होना चाहिए? डी, तथा बी इज परपेंडिकुलर टू डी होना चाहिए। देखो भैया, ये बात समझ नहीं आई आपको? एक ऐसा सदिश डी ज्ञात करना है कि वो सदिश डी ए पर भी लंब हो और सदिश डी बी पर भी लंब हो, ऐसा होना चाहिए। अब आप थोड़ी सी बात बताएं, अगर कोई सदिश डी ए पर लंब होगा तो क्या कंडीशन होती है? ए डॉट डी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए फिर तो। और अगर सदिश डी बी पर भी लंब है तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। क्लियर? आगे लिखा हुआ है और सी डॉट डी इज इक्वल टू 15 और वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू 15। तो ऐसा सदिश डी आपको ज्ञात करना है, बस इतना सा क्वेश्चन है। ए, बी और सी दिया गया है। एक चौथा सदिश डी आपको मालूम करना है और उस सदिश में क्या स्पेशलिटी होगी कि वो सदिश ए पर भी लंब होगा, वो सदिश बी पर भी लंब होगा, अर्थात उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा, उसका बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और सी डॉट डी की वैल्यू 15 दी है उन्होंने। इतनी जानकारी को यूज करके आपको एक फोर्थ वेक्टर वेक्टर डी आपको मालूम करना है। अब हम अपने सॉल्यूशन पर आ जाते हैं कि हम उसको हल कैसे करेंगे। तो क्योंकि मुझे वेक्टर डी मालूम करना है तो उसको कुछ मान लेते हैं। माना वेक्टर डी इज इक्वल टू कुछ भी आप मान लो, मान लेते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, अब अगर डी की वैल्यू इतनी है तो 1 बाई 1 उसकी कंडीशंस अप्लाई करना स्टार्ट करिए। पहली, ए डॉट डी इज इक्वल टू 0, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू 0 से वेक्टर ए की जगह पर क्या लिखना चाहिए मुझको? आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप डॉट वेक्टर डी की जगह पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करना आपको आता है। आई को आई के साथ, जे को जे और के को के के साथ। आई का गुणांक 1 है और यहाँ आई का गुणांक x, तो x 4 का गुणा किससे करेंगे? y से, तो 4y। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? z से, 2z और इक्वल के उस तरफ क्या है?
0। ये हमने बना ली इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन की ओर चलिए, b डॉट डी इज इक्वल टू 0। वेक्टर b डॉट डी इज इक्वल टू 0। वेक्टर b की वैल्यू लिखेंगे 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप डॉट वेक्टर d की वैल्यू ये हमने मान रखी है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट करवाना है तो 3 को x से करेंगे, माइनस 2 को y से करेंगे, 7 को z से करेंगे, इज इक्वल टू 0 and this will become our equation number 2. And now the last condition, vector c dot vector d is equal to 15. Vector c dot vector d is equal to 15. What is vector c? Vector c is 2i cap minus j cap plus 4k cap dot vector d की जगह पर xi cap yj cap प्लस zk कैप इज इक्वल टू 15। इसके बराबर के उधर 15 है ना, डॉट प्रोडक्ट करिए, 2 को x से करिए, 2x माइनस 1 को y से करिए, प्लस 4 को z से करिए, 4z इज इक्वल टू 15। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। कितनी समीकरण अब हमारे पास हैं? 3। x y और z में 3 समीकरणें हैं। x y और z 3 वेरिएबल हैं और 3 ही समीकरणें हैं। हमको कैलकुलेट करके x और y z मिल जाएगा। जब x y और z मिलेगा तो यहां पर आकर रख देंगे, हमको क्या मिल जाएगा? वेक्टर d मिल जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट किया जाए भाई? देखो, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है। इनको कैलकुलेट करना है किसी तरह से, x y और z आपको पता लगाना है। क्या करा जाना चाहिए बताएं? हम एक काम कर देते, इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करो और उसको इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर दो, उससे y आपका यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 को ऐड करेंगे किसमें? इक्वेशन 2 में ऐड करेंगे, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके। तो इक्वेशन 1 में ऐड करेंगे किसको? इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। इक्वेशन 1 कहाँ है? ये पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। x प्लस 4y, ठीक है, x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। ये तो 1 नंबर लिख दिया। अब इक्वेशन 2 लिखो, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो। ये 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 आर 6x माइनस 2 2 आर 4y प्लस 2 7 आर 14z इज इक्वल टू 0। प्लस 4y से माइनस 4y कैंसिल हो गया, 6x और 1x मिलकर के 7x, 14 और 2 मिलकर के 16z इज इक्वल टू 0। एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4। अब x और z में हमने एक इक्वेशन बना ली, x और z में एक इक्वेशन हमको और बनाना चाहिए, और कहीं से y एलिमिनेट करो। ऐसा कर लो, 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 में ऐड कर दो। इक्वेशन नंबर 1 में ऐड करेंगे किसको? 4 से इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 तो आप सेम टू सेम ऐसे ही नोट कर दो, x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 3 में 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 आर 8x माइनस 4y प्लस 4 4 आर 16z इज इक्वल टू 15 4 आर 60। मकसद क्या है? क्यों सब करते जा रहे हैं? मकसद है x y और z को फाइंड आउट करना। तरीका क्या है? तरीका ये है कि ये जो 3 वेरिएबल हैं, हम किसी भी तरह से 2 ऐसी समीकरणें बनाना चाहते हैं जिनमें सेम वेरिएबल मौजूद हो और केवल 2 वेरिएबल हो।
ध्यान से सुनिए, क्या मैंने बताया, कुछ भी करके ऐसी दो समीकरणें बनाना चाहते हैं जिसमें केवल दो चर हो, दोनों में दो दो चर हो और सेम हो। अगर एक में एक्स और जेड है तो दूसरी में भी फिर हमको एक्स और जेड ही चाहिए। तो एक्स और जेड में एक इक्वेशन तो हमने बना ली, एक्स और जेड में दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हम ये कर रहे हैं, दो बार दो अलग अलग इक्वेशंस को लेकर के हम वहां से y को एलिमिनेट कर रहे हैं। प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल, 8x और 1x 9x, 16 and 2 18, z is equal to 60। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब आप देखें इन तीनों से मिला करके हमने दो समीकरणें बनाई, दोनों में सेम वेरिएबल्स हैं x और z और दो वेरिएबल हैं केवल बस। अब इनमें हम कुछ ऐसा करेंगे जिनसे हमारा काम आसान बने। क्या करेंगे भाई आप, इसमें 3 से डिवाइड कर दिया जाए, तो फिर आप इसको 5 मत मानो, 3 से डिवाइड कर दो आप इसको। 3x प्लस 6z इज इक्वल टू 20। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 ले लिया। अब इसको और इसको कुछ भी करो पर x या z आपको मिलना चाहिए। आप एक काम कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 7 से कर दो। x के साथ यहां 7 है, इस 7 को इसमें मल्टीप्लाई करो, x के साथ 3 है, इसको यहां मल्टीप्लाई करो और उसके बाद माइनस कर देंगे। तो 4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 3 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 4 माइनस और 7 से मल्टीप्लाई 5 को करिए, 7 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 5। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 3 7 आर 21x प्लस 16 3 आर 48z इज इक्वल टू 0। इसके बाद इक्वेशन 5 में 7 से मल्टीप्लाई करिए, 21x प्लस 42z इज इक्वल टू 114। 7 से गुणा कर देंगे ना सब जगह पर, और इसके बाद बेटा माइनस भी करना है भैया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस 21x माइनस 21x से ये कैंसिल हो गया। 48z में 42z माइनस हो रहे हैं, 6z इज इक्वल टू माइनस 140। तो z इज इक्वल टू 6 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से बेटा z की वैल्यू कितनी निकली, माइनस 140 बटे 6। आप कुछ कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 से काट दें, 2 से काटेंगे तो माइनस 70 बटे कितना आएगा, 3। ये z की वैल्यू आ जाएगी। अब आगे हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, आपको करना है कैसे, z की ये वैल्यू यहां लिख दोगे, x निकल आएगा, फिर x और z दो हो गए। अब आपके पास आप x और z दोनों की वैल्यू आप 1 में 2 में या 3 में लिख देंगे तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। और जब x y और z आपको मिल जाएंगे फिर उनकी वैल्यू यहां लिख देना तो आपको वेक्टर d मिल जाएगा। नहीं समझ में आया कैसे करोगे, आगे का प्रोसेस बताइए, क्योंकि मैं सॉल्व नहीं करूंगा। अब आगे z की वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन 5 या इक्वेशन 4 में से किसी में एक में रख दो, उससे क्या मिल जाएगा, x। अब z आपके पास पहले था, x और आ गया। अब x और z दोनों को 1 2 3 में से किसी भी एक में रख दो, उससे क्या मिल जाएगा, y। और जब x y और z आ जाएगा बस आंसर हो गया। नहीं, उसके बाद क्या करना है, x y और z की वैल्यूज इस d में रखना है तो वेक्टर d मिल जाएगा और यही आपका रिक्वायर्ड वेक्टर रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। देखें क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है सदिश i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप का। ये जो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप है उसको हमने वेक्टर a मान लिया। सदिश i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप का सदिशों 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप और लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है।
तो लैम्डा का मान ज्ञात करिए। देखिए बेटा क्या क्वेश्चन बोला उन्होंने, क्वेश्चन में ये बोला गया कि ये वाले सदिश का, गौर से सभी स्टूडेंट सुनेंगे, ये वाले सदिश का इन दोनों सदिशों के योग की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है। ऐसा तो आपको लैम्डा पता लगाना है। कुछ बात समझ में आई आपको? फिर से सुनिए, इस वाले सदिश का इन दोनों सदिशों के योग की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के इक्वल है। पहले मुझे इन दोनों सदिशों का क्या निकालना चाहिए? योग। फिर इन दोनों सदिशों के योग की दिशा में मात्रक सदिश निकालना चाहिए। वो जो मात्रक सदिश आएगा उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल दिया जा रहा है। समझ आई बात आपको? और उस वक्त आपको लैम्डा की वैल्यू पता लगानी है। तो पहले तो हमें वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी फाइंड आउट करना चाहिए। दोनों को ऐड करो जरा, 2 प्लस लैम्डा आई कैप, 4j प्लस 2j 6j, -5 प्लस 3 -2k कैप। ठीक है, ये वेक्टर बी प्लस सी आ गया। अब हम वेक्टर बी प्लस सी की दिशा में मात्रक सदिश निकालेंगे। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की दिशा में मात्रक सदिश बताइए कैसे निकाला जाए? वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। समझ आया आपको? वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की बेटा वैल्यू कितनी है? 2 प्लस लैम्डा आई कैप 6j कैप -2k कैप अपॉन बी प्लस सी का मापांक चाहिए, तो अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या चीज आ गई? बी प्लस सी की दिशा में मात्रक सदिश आ गया। अगर ये मात्रक सदिश है, एक काम कर लो, बार बार इतना बड़ा ना लिखो, आप इसको डी कैप लिख लो, क्योंकि बी प्लस सी की दिशा में मात्रक सदिश निकाला है ना, उसको आप डी कैप लिख लो। ठीक है, अब देखो बेटा क्या आ गया। इन दोनों का पहले हमने योग निकाला, फिर इन दोनों के योग की दिशा में मात्रक सदिश निकाल लिया, उसको हमने क्या मान लिया? डी कैप। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, इस सदिश का इसकी दिशा में जो मात्रक सदिश डी कैप है उसके साथ अदिश गुणनफल 1 के इक्वल है, ये दिया जा रहा है। तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 1 के इक्वल होगा। तो हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल कर देते। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ए डॉट डी कैप शुड बी इक्वल टू 1। वेक्टर ए और डी कैप का डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर ए लिखो पहले, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट डी कैप की वैल्यू कितनी है बेटा बोलो? ये क्या लिखी है देखो, ये 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप -2k कैप अपॉन अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40, 36 प्लस 4 इट विल बिकम 40 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा और ये भाग में है तो उधर जाके गुणा में पहुंच जाएगा। डॉट प्रोडक्ट करिए, 1 को 2 प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे, 2 प्लस लैम्डा, फिर 1 को 6 से करोगे 6, फिर 1 को -2 से करोगे -2 इज इक्वल टू, ये उधर पहुंच जाएगा तो अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40 प्लस 40। अब आप देखो -2 से +2 कैंसल हो गया। ठीक है, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दो,
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर लैम्डा प्लस 6 का स्क्वायर होगा, तो यहां सूत्र लग जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2ab करेंगे 12 लैम्डा, यहां होल स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर तो ओपन करना पड़ेगा। ओपन करिए, 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल। ठीक है बेटा, इसको इधर ले आइए, बाकी सब उधर कर दीजिए। तो यहाँ ये 12 लैम्डा, ये 4 लैम्डा इधर आके -4 लैम्डा इज इक्वल टू 40 और 4 मिलके कितने हो गए 44, ये 36 उधर जाके माइनस हो गया। यहाँ कितना बचेगा 8 लैम्डा इज इक्वल टू 8, देन लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन में जितनी भी कंडीशंस आपको गिवन थी उनके बेसिस पर जब हमने लैम्डा की वैल्यू को सॉल्व किया तो वो कितनी आ गई 1 के इक्वल आ गई। ठीक है, और ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे मैं पढ़ रहा हूं, आप गौर से सुनिए। वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों समान परिमाण वाले हैं और तीनों परस्पर कैसे सदिश हैं, तीनों परस्पर लंबवत सदिश हैं। तो दर्शाइए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सदिशों वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी के साथ बराबर झुका हुआ है। देखिए, पहले जो जानकारी वो दे रहे हैं उसको नोट करते हैं। उन्होंने क्या बताया कि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी समान परिमाण के और परस्पर लंबवत सदिश हैं। तो बेटा अगर वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी समान परिमाण के हैं तो इन तीनों के मॉड्यूलस आपस में कैसे होने चाहिए, इन तीनों के मॉड्यूलस आपस में इक्वल होने चाहिए। और आप चाहो तो इनकी जगह पर क्या लिख सकते हो कि ये हमने मान लिया क्योंकि तीनों के मॉड्यूलस आपस में सेम है। आगे क्या लिखा हुआ है, तो दर्शाइए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सदिशों वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी के साथ बराबर झुका है। इसका क्या मतलब है कि ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हुआ। आपको सिद्ध ये करना है कि ये वाला वेक्टर वेक्टर ए के साथ भी उतना ही कोण बनाता है जितना ये वाला वेक्टर वेक्टर बी के साथ बनाता है, जितना ये वाला वेक्टर वेक्टर सी के साथ बनाता है। तो ये वाला वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी के साथ बराबर एंगल बनाता है, ये आपको प्रूव करना है। इसमें एक कंडीशन हम भूल गए हैं लिखना, जो बीच में बोला था कि परस्पर लंबवत सदिश हैं। परस्पर कैसे सदिश हैं, तो अगर ए बी और सी परस्पर लंबवत सदिश हैं लिखेंगे क्योंकि वेक्टर ए वेक्टर बी व वेक्टर सी परस्पर लंबवत सदिश हैं। अगर ये परस्पर लंबवत सदिश हैं तो फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी की वैल्यू और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए की वैल्यू, इन सब की वैल्यूज तो जीरो होनी चाहिए ना, क्योंकि ये म्यूचुअली अगर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पर तो इन सब के एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट्स जीरो आने चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का वेक्टर ए के साथ एंगल निकालो, फिर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का वेक्टर बी के साथ एंगल निकालो, फिर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का वेक्टर सी के साथ एंगल निकालो। तीनों के तीनों एंगल्स आपस में कैसे आने चाहिए, तभी तो सिद्ध हो पाएगा कि बराबर रूप से झुके हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी का वेक्टर ए के साथ एंगल निकालते हैं। देखो अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी तथा
वेक्टर ए के बीच बनने वाले कोण के लिए, बनने वाले कोण के लिए क्या आप बता सकते हैं? दो सदिशों के बीच का एंगल पता लगाना है, कौन सा सूत्र लगाया जाए? कॉस थीटा, आप मान लो इसको थीटा 1, ठीक है। हमने मान लिया कि इसके और वेक्टर ए के बीच बनने वाला कोण है थीटा 1। तो बताइए क्या सूत्र बनाएंगे? ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो इसको लिख दीजिए, या इसको ए और बी मान लो, किसी को भी कर दो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। क्या ये बात कुछ आपको समझ आई? नहीं समझ में आई? आप किसके किसके बीच का एंगल पता लगाना चाहते हो? ए प्लस बी प्लस सी और वेक्टर ए के बीच का, यही तो करना चाहते हो। तो इसी के लिए तो हमने फॉर्मूला बनाया। नहीं समझ आया? क्यों भाई? आ गया? करिए डॉट प्रोडक्ट। कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू, ए को करो ए डॉट ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? के। मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? के। और उसके साथ यहां पर क्या है? मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। छोड़ दो, मत करो कुछ भी आगे। ए डॉट बी और ए डॉट सी का मान कितना है? तो ये भी 0 और ये भी 0। और ए डॉट ए की वैल्यू कितनी आती है बताइएगा आप हमको? मॉड ऑफ ए स्क्वायर। तो देखो ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर है, ये भी 0 ये भी 0। और मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? के। तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? के स्क्वायर अपॉन के इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसकी एक वैल्यू कैंसल हो जाएगी। कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू के अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी। बना रहने दें आप, इतना ही, कुछ मत करिए। इसको यहीं से अभी आप ड्रॉप कर दीजिए। अभी आपको और भी कुछ करना है। अब आपको क्या करना है? अब इसी सदिश का बी के साथ कोण पता लगाना है। तो लिखेंगे अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का वेक्टर बी के तथा वेक्टर बी तथा यहां लिख दो या वह लिख दो, इसके व वेक्टर बी के बीच बनने वाले कोण के लिए, के बीच बनने वाले कोण के लिए, बनने वाले कोण के लिए, ठीक है। क्या होगा इसके बीच बनने वाले कोण के लिए भाई? वो वाला कोण हम क्या मान लेंगे? थीटा 2, ठीक। तो कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 2 कैसे निकालोगे? फिर से इसको अगर ए और इसको बी माना जाए, वही फॉर्मूला फिर लगाओ। वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ। अगर b का a से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो b डॉट a की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 0। b का c से करोगे तो कितनी मिलेगी? 0। तो केवल कौन सा टर्म बचेगा? b डॉट b बचेगा केवल। तो ऊपर में बाकी सारे 0 हो जाएंगे, केवल आपको कौन सा बचेगा? b डॉट b। तब तक इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? k वैल्यू है इसकी। और इसको आप ऐसा ही लिखा रहने दीजिए। इस तरह से b डॉट b को क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर, और मॉड ऑफ वेक्टर b की वैल्यू कितनी है? k, तो k स्क्वायर। तो ऊपर में क्या बना इसको छोड़ करके? मॉड ऑफ b का स्क्वायर बना, और मॉड ऑफ b की जगह पे क्या लिखेंगे? k, तो k स्क्वायर। k स्क्वायर से एक k कट जाएगा। k अपॉन मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c।
इस तरह से ये वैल्यू किसकी आ गई, cos थीटा 2। समझ नहीं आया क्या ये आपको, आ गया। अच्छा, इसके बाद क्या करना है हमको, इसी सदिश का अब C के साथ भी कोण निकालना है हमको। तो अब वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C व वेक्टर C के बीच बनने वाले कोण के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos थीटा 3। मान लेते हैं कि इसके और C के बीच जो कोण बनेगा वो cos थीटा 3 है। फॉर्मूला तो वही लगेगा भाई, वेक्टर C डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर C इंटू मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। डॉट प्रोडक्ट करिए, C का A से डॉट करोगे वो भी 0, C का B से डॉट करोगे वो भी 0, केवल कौन सा बचेगा, C डॉट C बचेगा। C डॉट C का मॉड्यूलस हमने K मान रखा है तो आप K लिख दो, इंटू मॉड ऑफ A प्लस B प्लस C। अब C डॉट C को क्या लिखा जाएगा, मॉड ऑफ C स्क्वेयर, और मॉड ऑफ C की जगह पर यानी कि K स्क्वेयर। अब जब आप K स्क्वेयर लिखोगे तो इस K से उसका एक K कैंसल हो जाएगा, cos थीटा 3 की वैल्यू आएगी K अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। अब आप जरा गौर कीजिए बेटा, A प्लस B प्लस C का A के साथ जो कोण बनता था उसकी वैल्यू ये है, B के साथ जो कोण बनता था उसके लिए ये वैल्यू है, और C के साथ जो कोण बनता था उसकी वैल्यू ये है। और आप देखिए तीनों टर्म आपस में इक्वल है कि नहीं, अगर तीनों टर्म इक्वल हैं देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, cos थीटा 1 इज इक्वल टू cos थीटा 2 इज इक्वल टू cos थीटा 3। सब आपस में बराबर है, और अगर ये कोसाइंस बराबर हैं तो फिर इनके एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे, और यही तो आपको प्रूव करना था। थीटा 1 क्या है बताएं, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C का वेक्टर A के साथ झुकाव। थीटा 2 क्या है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C का वेक्टर B के साथ झुकाव। थीटा 3 क्या है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C का वेक्टर C के साथ झुकाव। और तीनों झुकाव आपस में कैसे आ रहे हैं, देखो बराबर आ रहे हैं ना, प्रूव हो गया। यही आपको प्रूव करना था। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 15 और उससे आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, इसके बाद लिखा है सिद्ध कीजिए कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर A स्क्वेयर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर B स्क्वेयर, यदि और केवल यदि वेक्टर A वेक्टर B पर लंबवत है। यह दिया हुआ है कि वेक्टर A इज नॉट इक्वल टू 0, वेक्टर B इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए इसमें आपको दिया है कि वेक्टर A वेक्टर 0 के इक्वल नहीं है, वेक्टर B भी 0 के इक्वल नहीं है। आपको प्रूफ क्या करना है कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर A स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर B स्क्वायर, यदि और केवल यदि A B पर लंब हो तो ही ये इसके इक्वल हो सकता है, अदरवाइज ये इसके इक्वल नहीं होगा, जबकि ये 0 नहीं है और ना तो B 0 है। तो ऐसे सिचुएशन पे हम इसको ले लेते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे है वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू, इसको आपको बताया भी गया है फॉर्मूला, या तो आप डॉट प्रोडक्ट कर लो, आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा A डॉट A प्लस A को B से करोगे तो A डॉट B प्लस B को A से करेंगे
तो बी डॉट ए, बी को बी से करेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वेयर। वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी को आप जानते हैं मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इज ए डॉट बी एंड दिस इज बी डॉट ए, बट यू ऑल नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इट मीन्स ए डॉट बी इसको भी लिख सकते हैं और ये तो ए डॉट बी है, तो ये दोनों ऐड होकर बन जाएंगे 2a डॉट बी। इसके बाद हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वेयर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वेयर प्लस 2a डॉट बी। ए डॉट बी का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब एक चीज यहां पर आप देख सकते हैं बेटा, इन्होंने बताया हुआ है कि वेक्टर ए वेक्टर जीरो नहीं है, वेक्टर बी भी जीरो नहीं है। तो अगर ए जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है, इसका मतलब इनके मापांक भी जीरो नहीं होंगे, तो मॉड ऑफ ए जीरो नहीं हो सकता, मॉड ऑफ बी भी जीरो नहीं हो सकता। फिर भी अगर इसकी वैल्यू मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर लानी है तो इस टर्म को जीरो होना चाहिए। अगर ये वाला टर्म जीरो हो जाए तो जो भी हमको प्रूव करना है वो हमारा आ जाएगा आंसर। आप देख लो, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर लाना है ना आपको, तो अगर केवल इसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए तो ये टर्म यहां नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए इसकी वैल्यू। अब अगर जीरो होनी चाहिए तो आप थोड़ा सा सोचें, क्वेश्चन ने ऑलरेडी बता रखा है कि ना तो ये जीरो है और ना ये जीरो, तो इनके मॉड्यूलस भी जीरो नहीं हो सकते। अब एक ही टर्म बची है, एक ही चीज बची है, कॉस थीटा। अगर इसकी वैल्यू इसके इक्वल तभी हो सकती है जब कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए, और कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, तो अतः वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वेयर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वेयर तभी संभव है। मीन्स इसकी वैल्यू इसके इक्वल तभी आ सकती है, तभी संभव है जब cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब cos थीटा जीरो होने का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब थीटा 90 डिग्री होगा तो cos थीटा जीरो हो जाएगा। अगर cos थीटा जीरो हो जाएगा तो इसमें से ये टर्म जीरो हो जाएगा। अगर ये टर्म जीरो हो जाएगा तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी को जीरो करने का रास्ता नहीं है, ये पहले से ही उन्होंने बता रखा है कि ये जीरो के इक्वल नहीं है। और इस तरह से ये प्रूव हो गया। थीटा क्या है, थीटा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। तो हम लिख सकते हैं अतः वेक्टर ए वेक्टर बी लंबवत है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। इट मींस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच इज एन ऑप्शनल क्वेश्चन। इसमें लिखा है यदि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा यदि, इन्होंने बोला वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण थीटा है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा यदि, और उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हम अपने हिसाब से देखते हैं कि इसकी वैल्यू जीरो के ग्रेटर कब होगी। तो इसके लिए हम एक चीज कर लेते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा।
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, अब अगर a डॉट बी 0 या 0 से बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू भी 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब इस तीनों को आप गौर से देखें कि ये जो आपने लिखा है इसकी वैल्यू या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तो तभी हो सकता है जब जो ये मॉड्यूलस ऑफ a है आपका, ये 0 या 0 से बड़ा हो, या तो मॉड्यूलस ऑफ b और मॉड्यूलस ऑफ b 0 या 0 से बड़ा हो, और तीसरी ये भी कंडीशन है कि आपका जो cos थीटा होना चाहिए ये भी 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इन दो में आप एक चीज ये सोच सकते हो कि अगर इसमें मॉड लगा है इसका मतलब है ये पॉजिटिव तो आएगा ही। इसमें एक शर्त और भी है 0 होने की, इसमें दोनों में ये शर्त लगी है, तो मैंने इसीलिए लिखा है इसको कि ये पॉजिटिव तो होगा लेकिन क्योंकि इसमें एक इक्वल टू 0 वाली भी शर्त है, तो अगर मॉड ऑफ वेक्टर a 0 हो गया तो भी ये 0 हो जाएगा, मॉड ऑफ b 0 हो गया तो भी ये 0 हो जाएगा। रही बात दोनों के पॉजिटिव होने की, तो दोनों पॉजिटिव होंगे ही क्योंकि मॉडुलस किसी भी वेक्टर का पॉजिटिव ही आता है। ओके, और तीसरी चीज cos थीटा की वैल्यू भी 0 या 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब आप खुद जानते हैं cos थीटा की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी कब हो सकती है, तो हमने देखा है चतुर्थांश में। चतुर्थांश में आपको याद होगा यहां पर ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, यहां पर साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, और यहां पर सेक और कॉस पॉजिटिव। इन्होंने बोला है 0 या 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो कॉस थीटा 0 या 0 से बड़ा कब हो सकता है? उसके लिए थीटा की हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इट मीन्स 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन और इक्वल टू π/2। cos थीटा 0 या 0 से बड़ा पहले में चतुर्थांश में भी हो सकता है, चौथे चतुर्थांश में भी हो सकता है। तो अगर पहले में है उस वक्त थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 से और π/2 तक हो सकती है। अगर वो चौथे चतुर्थांश में है उस वक्त उसकी वैल्यू 3π/2 से 3π/2 से और 2π तक हो सकती है। तो आपका ये पूरा टर्म 0 या 0 से बड़ा होगा अगर इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, और इसकी वैल्यू भी 0 या 0 से बड़ी हो। अब cos थीटा 0 या 0 से बड़ा कब हो सकता है? तो आंसर है 0 से π/2 तक में भी cos थीटा पॉजिटिव होता है, और 270 से 360 तक भी cos थीटा पॉजिटिव रहता है। अब हमने ऑप्शन चेक किए तो हमें जो ऑप्शन मिले वो एंगल के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, और एंगल के अकॉर्डिंग मिलने पर ये वाला ऑप्शन हमारा मैच करता है। और ना तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है। इसका मतलब उन्होंने एंगल से ही पूछा है हमसे, तो ये वाला जवाब हम दे देंगे, और ये वाला जवाब हमारा कौन सा पार्ट रहेगा? बी पार्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और कोई ऑप्शन नहीं है इस तरीके के। अगर उस तरीके के कोई ऑप्शन होते तो हम उनमें टिक करने जाते, क्योंकि जब वो ऑप्शन ही नहीं है तो हम उसको टिक कैसे कर सकते हैं? तो हमें इन सब में ये ऑप्शन मिला, और ये ऑप्शन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, इसलिए हमने उसको टिक कर दिया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी दो मात्रक सदिश हैं। तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दो मात्रक सदिश हैं तो इन दोनों के मापांक 1 होने चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मात्रक सदिश वो सदिश होता है जिसका मापांक एक मात्रक होता है। तो अगर ए और बी दो मात्रक सदिश हैं तो ए का भी मापांक 1 होना चाहिए और बी का भी मापांक 1 होना चाहिए, और उनके बीच का कोण थीटा है।
तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है यदि, उन्होंने ये भी बोला कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है। ठीक है, यहां पर मैं नोट कर लेता हूं, वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण, वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण थीटा है। ठीक, अच्छा, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है। और क्या बताया गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है। तो आपको ऑप्शन देखते हुए मैं ये सोच सकता हूं कि आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। बेटा अगर ये एक मात्रक सदिश है तो इसका मापांक भी कैसा होना चाहिए, इसका मापांक भी एक होना चाहिए। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी शुड बी इक्वल टू 1। ओके, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। इसका स्क्वायर आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। अब मॉड ऑफ ए भी 1 है, मॉड ऑफ बी भी 1 है। 1 लिख के स्क्वायर करेंगे तो 1, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2 ए डॉट बी का फॉर्मूला मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। 1 से इसका एक 1 कैंसिल हो गया, ये वाला 1 उधर भेज दो तो 2 आ जाएगा। मॉड ऑफ ए की वैल्यू 1, मॉड ऑफ बी भी 1, तो 2 इंटू 1 इंटू 1, 2 की जगह 2, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, इसको उधर ले गए -1। अब ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रहेगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। और प्लीज आप याद करें कि -1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, सो इट इज 2π/3, 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है, देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू 2π/3। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, so the theta will be equal to 2π/3 and thus option D will be the correct option. Option D is correct. Okay, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, आप इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद 18 और 19 केवल 2 क्वेश्चन बचे, उनको भी कर देते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को हम सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। बेटा मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको एक बात बताऊं, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें आई डॉट जे क्रॉस के, ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन है, ए डॉट बी क्रॉस सी। ओके, इस जब भी एक डॉट और एक क्रॉस आता है और 3 वेक्टर्स होते हैं तो इसको बेटा बोला जाता है अदिश त्रिगुणन। अदिश त्रिगुणन, अंग्रेजी में आप इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और आप सभी जैसा कि जानते हैं कि आपका ये जो 2020 और 2021 के लिए आपके सिलेबस से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिलीट कर दिया गया है। तो क्योंकि ये वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, ये क्वेश्चन आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से है और इसे 20 और 21 के लिए आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। इस वजह से ये क्वेश्चन आपको नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उन्होंने लिखा कि
यदि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है तो मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी जब थीटा बराबर है। उनका ये कहने का मतलब है कि ए और बी के बीच का कोण थीटा है, ठीक। तो अगर ए डॉट बी ए क्रॉस बी के मॉडुलस के इक्वल हो जाएं, दोनों के मॉडुलस अगर इक्वल हो जाएं तो थीटा की वैल्यू बताइए। बड़ा इजी है। मॉड ऑफ ए डॉट बी की वैल्यू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ कॉस थीटा। अब इसमें भी क्योंकि मॉड्यूलस लगा है, मॉड ऑफ कॉस थीटा। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू होगी मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। ओके, मॉड ऑफ वेक्टर ए से मॉड ऑफ वेक्टर ए कैंसिल, मॉड ऑफ वेक्टर बी से मॉड ऑफ वेक्टर बी कैंसिल। ठीक है, आप चाहें तो आप ये याद रखें, ये कॉस थीटा मॉडुलस लगा है, इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं आ सकता, नेगेटिव नहीं आना चाहिए कॉस थीटा, इसका मतलब कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ठीक है, तो हम इसको मोड से बाहर निकाल लेते हैं, बट यू शुड रिमेंबर कि आपका जो थीटा होगा वो प्रथम चतुर्थांश में ही रहना चाहिए। इसके साथ 1 तो मान सकते हैं, इसको उधर भेज देंगे। 1 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos theta. Therefore, sin theta upon cos theta will become tan theta, and in other side there is 1 which is equal to tan pi by 4. Therefore, theta is equal to pi by 4. So, if the modulus of vector A dot vector B is equal to the modulus of vector A cross vector B, then the angle between the two vectors will be pi by 4. Okay? इस तरह से आपका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट टाइम हम लोग एक्सरसाइज 11 यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टडी करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से क्वेश्चन है जो कि 20 और 21 के लिए आपके सिलेबस में नहीं है, और अगर आपके सिलेबस में नहीं है सो देयर इज नो नीड टू स्टडी अबाउट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आपको ज़रूरत ही नहीं है उसको सॉल्व करने की, सो आप इसको छोड़ दीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 19। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।